हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गत, क्लास 6 का है, जिसमें हम सब लोग देखेंगे कि गत क्या है, गत के कितने प्रकार हैं और कौन सी गत किस प्रकार से कार्य करती है। फिर इसी में हमें देखना है चाल और वेग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गत क्या है। हम आप समानता देखते हैं, जैसे तितली उड़ती है या कोई व्यक्ति चलता है या आप गाड़ी चलते हुए देखते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो चलती हुई नज़र आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण रूप से गत कहते हैं। गत समानता दो प्रकार से, यानी कि जो विरामावस्था में है, रुकी हुई है, उसको रुकने के चलने के जो बाद गत कहते हैं। इस प्रकार से विरामावस्था और गत की अवस्था पहले हम देखेंगे कि विरामावस्था क्या है और गत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती। किस में होती है? विराम अवस्था में होती है, यानी कि समय की स्थिति के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? विराम अवस्था में होती है। कैसी होती है? विराम अवस्था में होती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो, यानी कि समय के साथ यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? हम गतिशील अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील कहते हैं। तो गतिशील अवस्था में होती है। क्या होती है? गतिशील अवस्था में होती है। गति के प्रकार, यानी कि गति के प्रकार, गत विभिन्न प्रकार की होती है। हम सब लोग जानते हैं कि सरल गत है, वृत्तीगत है या घूर्णनगत है, यानी कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गति के प्रकार में सरल रेखीगत। सरल रेखीगत जैसे नाम से स्पष्ट है कि सरल का मतलब होता है जो सीधा चल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीगत कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गत करती है तो उसकी गत सरल रेखीगत कहलाती है। उसकी गत क्या कहलाती है? सरल रेखीगत कहलाती है। सरल रेखी जैसे कहा गया, सरल रेखी यानी कि सरल रेखा के अनुसार जो गत करती है उसे क्या कहते हैं? सरल रेखी गत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की जो गत होती है वो कैसी होती है? सरल रेखी गत होती है। और दौड़ते हुए खिलाड़ी की जो गत होती कैसे होती है? वो भी सरल रेखी गत होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीगत। वृत्ती मतलब होता है वृत्त, यानी कि जो वृत्त के चारों ओर, यानी कि एक वृत्त के सर्किल में जो निश्चित बिंदु से चारों ओर घूमती है उसे क्या कहेंगे? हम वृत्तीगत कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीगत कहेंगे, सर्किल कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गत कैसी होती है? वृत्तीगत होती। कैसे होती है? वृत्तीगत कहलाती है। वृत्तीगत में क्या होता है कि कोई एक निश्चित वस्तु है, यानी कि आप देखिए कि एक कोई वृत्त है, इस वृत्त के निश्चित कोई चीज़ घूम रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीगत कहते हैं। तो वृत्तीगत में क्या कहा गया कि निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गत क्या कहलाती है? वृत्तीगत कहलाती है। फिर इसके बाद आता है जैसे। इसमें हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत। सूर्य क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित बिंदु से। फिर आता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गत। जो पृथ्वी है वो चंद्रमा के चारों ओर गत करती है। इसी प्रकार से जब आप घड़ी की सुई देखें तो घड़ी की सुई की गत, यानी कि जो घड़ी की सुई है आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज चलता है, उसकी गत को क्या कहते हैं? वृत्तीगत कहते हैं, यानी कि वो भी आप गोले में घूमती रहती है। फिर इसके बाद आता है कोल्हू चलाते हुए बैल की गत आदि वृत्तीगत के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं घूर्णनगत। घूर्णनगत क्या है? घूर्णन का मतलब होता है कोई भी गत जो अपनी धुरी यानी अक्ष पर घूमती है उसके चारों ओर घूमने की जो गत होती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णनगत कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णनगत कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गत घूर्णनगत कहलाती है। उसकी गत क्या कहलाती है? घूर्णनगत कहलाती है। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गत को क्या कहते हैं?
घूर्णनगत कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णनगत कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम जानते हैं, समझते हैं कि उदाहरण आप सब लोग देखेंगे, बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार की चाक होती है उसकी गत को क्या कहते हैं? घूर्णनगत कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णनगत कहते हैं। घूमती हुई फिरकी की गत, यानी कि फिरकी आप जानते हैं जो हम सब लोग उड़ाते हैं वो क्या कहते हैं? फिरकी की गत और घेरने की गत आदि घूर्णनगत के उदाहरण हैं। आप लट्टू भी देखे होंगे, जो लट्टू होता है वो भी घूर्णनगत का एक उदाहरण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब चलिए इसके आगे हम सब लोग देखते हैं कि आवर्तीगत क्या होता है। आवर्तीगत जैसा कि नाम से आवर्त यानी कि घुमावदार यानी गोल, जब कोई गत करती ही वस्तु एक निश्चित समय के बाद, यानी कि कोई वस्तु हो और एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? आवर्तीगत कहलाती है। आवर्तीगत का एक निश्चित दिया हुआ कि कोई वस्तु है एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को क्या करे? दोहराए और उसकी गति क्या कहलाएगी? आवर्तीगत कहलाएगी। जैसे आप देखेंगे घड़ी क्या है? घूमती रहती है और अपने आने के बाद, यानी कि 24 घंटे, जब 12 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, यानी कि जब भी आप समय देखते होंगे पूरी घड़ी को घूमने के बाद 1 घंटा पूरा हो, 2 घंटे पूरा होता है। इस प्रकार से घड़ी की सुइयों की गति क्या कहलाती है? आवर्तीगत कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी कि सूर्य भी क्या करता है? चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाता है और एक निश्चित समय बाद फिर उसकी गति, यानी कि दूसरे दिन तीसरे दिन, जैसे आप देखते हैं कि 24 घंटे दिन और रात होते हैं, इस प्रकार से सारी गति होती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्तीगत कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दोलनगत या कंपनगत। दोलनगत का मतलब क्या होता है? कि कोई बीच में वस्तु हो, उसको धक्का दिया जाए, घुमाया जाए, चलाया जाए तो क्या हो? अपने मध्य से जितना आगे जाएगी उतने ही पीछे जाती है। इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे हम? दोलनगत कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति दोलन या कंपनगत कहलाती है। दोलन या कंपनगत कहलाती है। कोई आप देखिए लोहा लगा हो पतला सा, उसको क्या करिए आप हिला दीजिए तो हिलता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? कंपनगत कहते हैं। इसी प्रकार से झूले से झूलते बच्चे की गति जो होती है वो कैसी गति होती है? दोलनगत होती है। और दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति आदि दोलनगत के उदाहरण हैं। एक विशेष चीज देख लेते हैं, अभी हम सब लोगों ने पढ़ा था कि वृत्तिगत और घूर्णनगत। घूर्णनगत भी क्या होता है? घूमता रहता है। और वृत्तिगत भी क्या होता है? गोले में घूमता रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वृत्तिगत में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, एक निश्चित बिंदु की ओर गति करती है, जबकि घूर्णनगत क्या करती है? वस्तु के अपने अक्ष के परिता गति करती है, यानी कि अपने अक्ष के परिता गति करती है। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं कि वृत्तिगत जो होती है वो वस्तु के बिंदु के चारों ओर गति करती है और जो घूर्णनगत होती है वो किसके करती है? अपने अक्ष के चारों ओर गति करती। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या है? विस्थापन क्या है? सामान्य रूप से हम किसी चीज को कहते हैं कि लखनऊ 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, या हम जहाँ पर रहते हैं आसपास कहते हैं कि हमारा कस्बा इतनी दूर है। और विस्थापन क्या चीज़ है? ये एक दूसरे के पूरक है कि दूरी तथा विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है जो कम से कम दूरी हो, जिसके आने जाने में कम समय लगे, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी एक सामान्य दूरी होती है जिसे हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? घुमा करके लंबी जो दूरी होती है उसे दूरी कहते हैं। और विस्थापन का मतलब जो सबसे कम दूरी हो उसे हम विस्थापन कहते हैं। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है, यानी कि कोई पथ है या रास्ता है, उसकी जो लंबाई हम तय करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर एक चतुर्भुज हमने बनाया हुआ है कि एक कोई ABCD जो है दूरी दिया हुआ है, जैसे A से B की दूरी और B से C की दूरी दिया हुआ है कि मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, ये 5 यानी कि 10 किलोमीटर इसकी A, B और C की दूरी हो गई। अब जो दूरी न्यूनतम दूरी है ये A से C, यानी कि जो ये विकर्ण बना हुआ है हमारा, इस विकर्ण की दूरी इस दोनों दूरी से क्या होगा?
कम होगा इस दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो कम से कम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, जो न्यूनतम दूरी होती लंबाई होती उसे हम विस्थापन कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि विशेष दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। यानी कि दूरी जो है उसका मान हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे अधिक होता है, अर्थात दूरी लेस देन क्या दिया, विस्थापन। फिर आगे दिया हुआ कि यदि दूरी शून्य है, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा। यानी कि दूरी शून्य है तो निश्चित ही विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो कोई जरूरी नहीं कि दूरी भी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर इसके बाद आता है कि दूरी केवल, यानी कि जो दूरी होती है दूरी में केवल परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। दूरी जो होती है उसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। परंतु विस्थापन में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। इस प्रकार से दूरी और विस्थापन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे हम सब लोग देखते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है तथा इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें जानते हैं। तो चाल हम जानते हैं कि आदमी जो चलता है सामान्य रूप से तो उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल में फिर देखा जाता है कि चाल की गति क्या है, कितने तेज चल रहा है, कितने धीरे चल रहा है, और वेग क्या है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, यानी कि कोई वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती। क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। कोई वस्तु है जो एकांक समय यानी कि कोई समय होगा जिसमें वो चलता है, यानी जितनी दूरी तय करता है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का यसाई पद्धति में मात्रक, यानी कि जो यूनिट होती है यसाई पद्धति में, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं या मीटर यम सेकंड भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड है। अब चाल बराबर क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या मापी गई दूरी को चाल कहते हैं बटे दूरी में तय करने में लगने वाला समय। यानी कि जितना दूरी चले उतने में कितना समय लगा उसे चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो गया, बस द्वारा चली गई दूरी बटे दूरी में तय करने में लगने वाला समय, जिसे टी से और यस से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला देखते हैं वेग। वेग क्या है, किसी वस्तु यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि वस्तु के वेग को विस्थापन कहा जाता है कि कोई वस्तु है जो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का एसआई पद्धति में मात्रक, यानी कि वेग का एसआई यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसका भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, जिसे यस बटे टी कहते हैं। विस्थापन बटे समय कहते हैं। चाल और वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है एसआई पद्धति में। फिर इसके बाद दिया विशेष। विशेष क्या है, यानी कि जो चाल का मान हमेशा वेग के बराबर हो सकता है, अधिक हो सकता है। यानी कहा गया है कि चाल का मान हमेशा वेग से बराबर हो सकता है या अधिक हो सकता है, परंतु चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता। चाल का मान कभी वेग से कम नहीं हो सकता, अर्थात चाल लेस देन वेग। फिर अगला दिया कि यदि चाल शून्य है, यदि चाल शून्य है तो वेग निश्चित शून्य होगा। यानी कि जब चाल शून्य है तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। परंतु यदि वेग शून्य है, यानी कि यदि वेग शून्य है, यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य हो सकती है या अशून्य दोनों हो सकती है। यानी कि कोई एक स्थिति हो सकती है। जो वाहनों के गतिमापक यंत्र दिखाई गई चाल को क्या करता है, दिखाता है। जो क्या होता है, औसत चाल होती है। क्या होता है, औसत चाल होती है। हम गाड़ी में देखते हैं दो प्रकार के मीटर लगे होते हैं। एक में चाल दिखाता है आप 40 पे चल रहे हैं, 80 पे चल रहे हैं, और कितना दूरी आप चले
वो भी दिखाता है और वो अलग रहता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। फिर इसके बाद आता है चाल में केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी कि जो चाल होता है उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परंतु वेग में परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होती हैं। फिर क्या होता है, चाल मापी को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, और पथगामी को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।